अर्जेंटीना को पीएम मोदी ने दी जीत की बधाई, कहा उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में दमखम खेल दिखाया। दिल्ली आ रहे हैं किसान, रामलीला मैदान में करेंगे गर्जना रैली, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। चीन पर राहुल गांधी के बयान से बीजेपी आक्रामक, आज संसद में फिर हो सकता है हंगामा, राहुल गांधी ने दिया था चीन को लेकर बयान। राजस्थान के दौसा से हुई भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत, राहुल गांधी के साथ नजर आए गहलोत और पायलट, पार्टी के नेता भी हुए शामिल। छत्तीस साल बाद अर्जेंटीना बना वर्ल्ड चैंपियन, पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को हराया, अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया, मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तेलंगाना यूनिट में कल 13 नेताओं ने पद से दिया है इस्तीफा, वरिष्ठ नेताओं की टिप्पणियों के विरोध में दिया गया है इस्तीफा, पीसीसी के 13 सदस्यों ने दिया है इस्तीफा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेलंगाना से बड़ी खबर, जहां पर पीसीसी के 13 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बता दें कि तेलंगाना से ये बड़ी खबर, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस की तेलंगाना यूनिट में आपसी कलह की वजह से 13 नेताओं ने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसी के तहत वरिष्ठ नेताओं की टिप्पणियों के विरोध में दिया गया है ये इस्तीफा, पीसीसी के 13 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। तेलंगाना से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगते हुए आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस के तेलंगाना यूनिट में आपसी कलह के चलते 13 नेताओं ने पद से इस्तीफा दिया है और इसी को देखते हुए वरिष्ठ नेताओं की टिप्पणियों के विरोध में ये इस्तीफा दिया गया है, जिसकी वजह से पीसीसी के 13 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। और रुक करते एक और बड़ी खबर का, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रामलीला मैदान में किसानों का आज धरना प्रदर्शन होगा। बता दें कि रामलीला मैदान में किसानों की गर्जना रैली है, भारतीय किसान संघ के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जाएगा। किसान कई मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। तो बड़ी खबर दिल्ली में, जहां पर आज किसान धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये प्रदर्शन किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रेम उपाध्याय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेम, जिस तरीके से किसानों का जो आंदोलन है वो हमने देखा और एक बार फिर से आज रामलीला मैदान में किसानों की गर्जना रैली है, क्या कुछ खास इस दौरान इंतजाम किए गए हैं और कौन कौन सी अहम मांग को लेकर आज किसान ये प्रदर्शन करने वाले हैं? देखिए, मुख्य तौर पर जो एमएसपी है उसकी मांग को लेकर के किसानों का प्रदर्शन है। एमएसपी की मांग 2 साल पहले जब किसान यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर बैठे थे तब उन्होंने की थी और सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी को लेकर के वो कोई नियम जरूर बनाएगी, लेकिन इस दौरान अभी तक एमएसपी को लेकर कोई नियम बन नहीं पाया। न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं और धान को लेकर ही है, बाकी किसी उत्पाद पर नहीं है। तो किसान चाहते हैं कि हर जो उत्पाद है, कृषि उत्पाद है, उसका एमएसपी तय किया जाए। तो किसान आज जिस तरह से रामलीला मैदान में इकट्ठा होंगे, दिल्ली पुलिस ने भारी फोर्स लगा रखा है, क्योंकि पिछली बार जो रामलीला में मध्य गाजीपुर में इन्होंने प्रदर्शन किया था और रामलीला मैदान जाने की बात की थी, तो वो लाल किले तक चले गए थे और तिरंगे के ऊपर जो है एक झंडा, धार्मिक चिन्ह का झंडा लगा दिया गया था।
तो ये दिल्ली पुलिस के लिए और सरकार के लिए काफी किरकिरी हुई थी। तो आने वाले आज के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस काफी सतर्क है और बड़ी तादाद में फोर्स को उस इलाके में लगाया गया। जी पंकज। बिल्कुल प्रेम, लेकिन जिस तरीके से पिछले साल हमने 26 जनवरी को देखा था कि किसानों ने किस तरीके से आंदोलन किया था, अगर मैं इस बार की बात करूं, क्योंकि रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में किसान आने वाले, कौन कौन से शहरों से किसान आ रहे हैं और किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने इस बार पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं ताकि पिछली बार की तरह इस बार कोई भी अनहोनी ना हो सके? देखिए, खास तौर पर ये किसानों के अलग अलग संगठन हैं, 11 संगठन हैं जिन्होंने जो यहाँ आने वाले हैं, जिनमें ज्यादातर पंजाब के किसान हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं जो इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे। राकेश टिकैत है जो इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। तो ये देखना होगा कि शाम को 4 बजे तक ये आंदोलन खत्म होता है या नहीं होता है, क्योंकि किसान पिछली बार भी जब रामलीला मैदान के पास आए थे तो उन्होंने बेमियादी हड़ताल करने की बात की थी और रामलीला मैदान के अलावा लाल किले के क्षेत्र को भी घेर लिया था और वहां से हटने को तैयार नहीं था। हालांकि तब केंद्र सरकार ने जिस तरह से संयम दिखाया था और दिल्ली पुलिस ने किसी भी तरह की गोली नहीं चलाई थी किसानों के ऊपर, वो काफी संयम भरा था। लेकिन इस बार किसान क्या रणनीति लेकर आते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसान आ तो सकते हैं लेकिन ट्रैक्टरों की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि पिछली बार ट्रैक्टरों को लेकर के किसान जो है वहां तक चढ़ गए थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली से बड़ी खबर जहां पर आज एक बार फिर से किसानों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक ये प्रदर्शन चलेगा और कई अहम मांगों को लेकर इस बार फिर से किसान रामलीला मैदान का रुख करेंगे। तो एक बार फिर से अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार करीब 4:30 बजे त्रिपुरी की राजधानी अगरतला पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी थी और अगरतला में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि त्रिपुरा देश का सबसे स्वच्छ राज्य है। त्रिपुरा में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का कार्य बीजेपी सरकार ने किया है। अगरतला में महावीर जो महाराज हैं विक्रम पर इंटरनेशनल टर्मिनल बनाने से देश विदेश के लिए भी कनेक्टिविटी आसान हुई है और इससे त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट लॉजिस्ट हब के रूप में भी इसे विकसित किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए भाजपा की एनडीए की सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। इस वर्ष ही 3 नई योजनाएं शुरू की गई है जो या तो सीधे नॉर्थ ईस्ट के लिए है या फिर उनसे नॉर्थ ईस्ट का सबसे अधिक लाभ होने वाला है। पर्वतमाला योजना के तहत रोपवे का नेटवर्क बनाया जा रहा है। इससे नॉर्थ ईस्ट के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में सुविधा बढ़ेगी और टूरिज्म का विकास भी होगा। साथियों, हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, हमारे बॉर्डर एरिया आखिरी छोर नहीं बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे है। राष्ट्र की रक्षा भी यहीं से सुनिश्चित होती है और दूसरे देशों से व्यापार कारोबार भी यहीं से होता है। साथियों, डबल इंजन सरकार बनने से पहले तक सिर्फ 2 बार त्रिपुरा की नॉर्थ ईस्ट की चर्चा होती थी। एक जब चुनाव होते थे तब चर्चा होती थी और दूसरा जब हिंसा की घटना होती थी तब चर्चा होती थी। अब वक्त बदल चुका है। आज त्रिपुरा की चर्चा स्वच्छता के लिए हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए हो रही है, गरीबों को लाखों घर मिल रहे हैं इसकी चर्चा हो रही है। त्रिपुरा के कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए दे रही है। भाइयों और बहनों, डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि त्रिपुरा के छोटे किसानों, छोटे उद्यमियों, उनको सबसे बेहतर अवसर मिले। यहां का लोकल कैसे ग्लोबल बने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
आज त्रिपुरा का पाइनएप्पल विदेशों तक पहुंच रहा है। यही नहीं, सैकड़ों मैट्रिक टन अन्य फल सब्जियां भी आज बांग्लादेश, जर्मनी, दुबई के लिए यहां से एक्सपोर्ट हुए हैं। भाइयों और बहनों, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए और भारतीय सेना के हौसलों के आगे दुश्मनों का कोई भी हथियार टिक नहीं सकता। उसी हौसलों को उड़ान देने के लिए जल सेना ने ताकतवर युद्धपोत INS मोरमुगांव शामिल हो गया है। मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी निर्मित युद्धपोत मोरमुगांव को नौसेना को समर्पित किया है। मोरमुगांव के आने से भारत की समुद्री ताकत में काफी इजाफा भी हुआ है। अब दुश्मन देश भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते हैं। स्वदेशी मोरमुगांव की क्या खासियत है, इस रिपोर्ट में देखिए। INS मोरमुगांव, देश के दुश्मनों का काल, जोश में जलवीर। INS मोरमुगांव, नेवी की शान, नौसेना की बड़ी ताकत। हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। समंदर जिसका सिकंदर है हिंदुस्तान। जब भारत के निगेवान सागर में उतरते हैं तो जाबाजी की लहरें भी सलाम करती हैं। भारत के जंगी जहाज जब शान से आगे बढ़ते हैं तो समंदर भी गरजना भूल जाता है। चीन विवाद के बीच समंदर में भारत के नए शहंशाह की एंट्री हो गई है। देश के नए विध्वंसक ने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है और भारत की इस नई वॉरशिप से चीन और पाकिस्तान बौखलाए हुए हैं। इंडियन नेवी में जो नगीना शामिल हो गया है वो पलक झपकते ही दुश्मनों के किले को भेद देगा। इस विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइनर ब्यूरो ने डिजाइन किया है। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में किया गया है। INS मोरमुगांव का नाम पश्चिमी तट पर गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है। वही बात करें इसकी खूबियों की तो आपको बता दें कि INS मोरमुगांव भारत में निर्मित शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है। इसकी लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है। इसका वजन 7,400 टन है। ये जहाज 4 शक्तिशाली गैस टरबाइन से लैस है और 30 समुद्री मील से ज्यादा की गति से चल सकता है। INS मोरमुगांव ब्रह्मोस और बराक 8 जैसे परमाणु मिसाइलों से लैस है। इसमें इजराइल का रडार MF स्टार लगा है जो हवा से लंबी दूरी के लक्ष्य का पता लगा सकता है। वहीं 127 मिलीमीटर गन से लैस INS मोरमुगांव 300 किलोमीटर दूर से लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इस पर AK-360 एंटी मिसाइल गन सिस्टम लगा है। साथ ही ये एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से लैस है। हिंद महासागर में चीन हमेशा चालबाजी और धोखेबाजी करता है, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारत देता रहता है। वहीं INS मोरमुगांव के आने से न सिर्फ इंडियन नेवी की ताकत बढ़ी है, बल्कि दुश्मन देशों से समुद्री सुरक्षा में भी बेहतर मजबूती मिली है। वहीं भारत में बने स्वदेशी मोरमुगांव ने चीन और पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। इसी के साथ ही भारत ने ये संदेश भी दिया है कि समंदर में हिंदुस्तान पर। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। सपा नेता आजम खान की आज पेशी है। MP MLA कोर्ट में आजम खान की आज पेशी है। 2 जन्म प्रमाण पत्र भड़काऊ भाषण केस में ये पेशी की जाएगी। आजम खान की पत्नी और बेटे भी आएंगे कोर्ट में इस दौरान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे रामपुर से बड़ी खबर, जहां पर आज आजम खान की पेशी है। आपको बता दें कि उनके बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र सहित और अब जिस तरीके से उन्होंने अभद्र टिप्पणी अपने भाषण के दौरान की थी, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज रामपुर में सपा नेता आजम खान की पेशी है। आपको बता दें कि MP MLA कोर्ट में आज आजम खान की पेशी है। 2 जन्म प्रमाण पत्र भड़काऊ भाषण केस में आज उनकी पेशी है। आजम खान की पत्नी और बेटे भी आज इस पेशी के दौरान मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे रामपुर से, जहां पर सपा नेता आजम खान की आज पेशी है। आपको बता दें कि किन किन मुद्दों को लेकर है MP MLA कोर्ट में आज आजम खान पेश होंगे और इसी के साथ 2 जन्म प्रमाण पत्र और भड़काऊ भाषण को लेकर आज आजम खान की पेशी है।
और आगरा में कैबिनेट मंत्री और विधायकों ने कलेक्ट्रेट सभागार में 2 सहायक अध्यापक और 13 प्रवक्ताओं की नियुक्ति का पत्र सौंपा है। बता दें कि राज्य की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवक्ताओं और शिक्षकों की नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इसी कड़ी में ताज नगरी आगरा में भी कैबिनेट मंत्री, विधायक और जिलाधिकारी ने 15 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। डीएम नवनीत सिंह चाहल की अध्यक्षता में और कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और यहां पर विधायक एतमादपुर के डॉक्टर धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में 2 सहायक अध्यापक और 13 प्रवक्ताओं को कलेक्टर सभागार में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। बच्चों को बधाई देती हूँ और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ऐसे ही बेटी बेटों का चयन किया है जो कि अपने अपने विषय में प्रज्ञ हैं, विद्वान हैं और आज वो यहाँ से लेक्चरर बन के निकली हैं। एक हमारी टीचर भी बनी हैं। मैंने इन बच्चों से यही कहा है कि आप बच्चों को ऐसी शिक्षा देना कि वो भी आप ही की तरह बने और आगे चल के वो भी इसी तरह सर्टिफिकेट लें। उसके साथ साथ उन्हें संस्कार भी देना, अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में भी बताना, जिससे कि हम अपने देश की सेवा, अपने समाज की सेवा, अपने राज्य की सेवा और अच्छे कर सकें। कितने बच्चों को चयनित किया गया है? लगभग 16 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, 2 सहायक अध्यापक हैं, 13 प्रवक्ता हैं। 15 बच्चों को हमने आज दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही झांसी पहुंचे, जहां कृषि विश्वविद्यालय में किसान संगोष्ठी में शिरकत करने पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप सिंह शाही पहुंचे थे। वहीं शाही ने कहा कि यहां के किसान दलहनी फसलों के उत्पादन पर भी अपना ध्यान आकर्षित करें। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन को देखते हुए खेतों में फसलों की बुआई का भी किसान चयन सावधानी पूर्वक करें। देश में हर साल 24 लाख मैट्रिक टन दलहन की फसल का उत्पादन होता है। इसके साथ ही 12 लाख मैट्रिक टन दलहनी फसल का उत्पादन मात्र बुंदेलखंड में होता है। ऐसे में बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश सरकार को फसलों के जरिए एक अच्छा राजस्व मिलता है। साथ ही कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद तकरीबन 12,000 से ज्यादा तालाब खोदे गए हैं, जिनमें बरसात का पानी इकट्ठा किया गया। इन तालाबों में पानी भरने से भूगर्भ का जल स्तर भी काफी ऊपर आया है। इसके अलावा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मरुरानी तहसील में बने राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र का भी निरीक्षण उन्होंने किया है और साथ ही कृषि मंत्री ने दावा किया है कि जिले में कहीं भी फर्टिलाइजर की कमी नहीं होनी चाहिए और खाद का भंडारण पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। के पास पैक सोसाइटियों पर 3,500-3,400 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है, जिसमें से भंडार के भीतर 3,500 मैट्रिक टन है वेयर हाउस में। मैंने उनको कहा है कि इसको पर्याप्त मात्रा में निकालें, कहीं पर भी फर्टिलाइजर की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर फर्टिलाइजर है। आपके द्वारा तमाम जगहों पर निरीक्षण किया गया है, तो क्या कमियां पाई गई? निरीक्षण नहीं, मैं देखता हूँ, उसको ठीक करने का प्रयास करता हूँ। मेरा काम है ठीक करने की व्यवस्था बनाना। सर यहाँ सर कौन सी फसल देख के सर आपको लगा क्षेत्र में कि हाँ यहाँ अच्छी फसल? देखिए, यहाँ की बहुत किसानों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने खेतों में गेहूँ की लाइन सोइंग की है। लाइन सोइंग किए जाने से जो है वो बीज कम लगते हैं, फर्टिलाइजर भी कम लगता है, सिंचाई के खर्चे भी कम आते हैं और साथ साथ में पैदावार अच्छी होती है। और ये अच्छा है कि जितनी एरिया में मैं गया उन सारे एरिया में गेहूं की लाइन सोइंग की फसल हमने देखी है। कुछ स्थानों पर किसान भाइयों ने मटर भी लगाई हैं। मटर और बिहार के सारण जिले में छपरा में जहरीली शराब पीने से 53 लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस छापे मारकर कार्रवाई कर रही है। और इसी कड़ी में आगरा के थाना शमशाबाद में कंस टीला में कच्ची शराब के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस ने शराब बनाते एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 9 लीटर अवैध शराब के साथ में उपकरण भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने सैकड़ों लीटर लहन भी नष्ट किया है।
चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का देवरिया से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही जहां पर कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। आपको बता दें कि 13 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। भारी मात्रा में शराब भी बरामद की गई है। शराब बनाने के उपकरण भी जो बरामद किए गए हैं उनको आग के हवाले किया गया है। 40 क्विंटल लहन 4 कच्ची शराब की भट्टियों को किया गया है नष्ट। नदी के किनारे ड्रोन कैमरे से पकड़ी गई है कच्ची शराब। तो देखिए जिस तरीके से बिहार में अभी जहरीली शराब का जो मामला सामने है उसी को देखते हुए देवरिया से ये बड़ी खबर, जहां पर कच्ची शराब को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है और जगह जगह पर छापेमारी जारी है। कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है। 13 आरोपियों को इस अभियान के तहत गिरफ्तार किया है और इसी के साथ में शराब बनाने के उपकरण भी बरामद करके उन्हें आग के हवाले किया गया। 40 क्विंटल लहन और 4 कच्ची शराब की भट्टियों को भी नष्ट किया गया है। और उधर कन्नौज में जंगली सुअर के हमले में किसान की मौत हो गई। बता दें कि किसान अपने खेत पर बसीम काटने गया था और इसी के दौरान अचानक से जंगली सुअर ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। वहीं मौत की घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं जंगली सुअर से इलाके में डर और दहशत का माहौल है। ये पूरी घटना सोरिक थाना क्षेत्र के बीरपुर गांव की है। और मथुरा में बिल्डर और अफसरों के गठजोड़ का खामियाजा अब इमारत में रहने वाले बंदिशों को भुगतना पड़ रहा है। मामला बहुत ही पेचीदा है लेकिन सच है। एक जमीन जिस पर एक बिल्डर कब्जा करता है, फिर बिल्डिंग बनाता है, फिर उसे लोगों को रहने लगते हैं, फिर अचानक से उस इमारत पर सिंचाई विभाग का ध्यान जाता है और कुछ ही देर में उसे अवैध बता दिया जाता है। क्या है पूरा मामला, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। अपरखंड आगरा नहर पर मथुरा के गड़ेसरा रोड पर बनी एक इमारत जिसका निर्माण 2011 में होता है, जिसका नाम होता है अशोका हाइट। 2 साल बाद यानी कि 2013 में 6 मंजिला इमारत बनकर तैयार हो जाती है, जिसमें 2 और 3 BHK फ्लैट बनाए जाते हैं। अब बात आती है बिल्डिंग का नक्शा पास करने की, तो मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण नक्शा 72 फ्लैट का पास करता है, लेकिन इमारत में बना दिए जाते हैं 156 फ्लैट। इमारत बन गई, फ्लैट बेच दिए गए, खरीदारों ने रहना शुरू कर दिया, लेकिन जिम्मेदार सिंचाई विभाग की आंखें खुलती हैं साल 2017 में और बिल्डिंग पर लाल निशान लगा दिए गए। ध्वस्तीकरण के लिए लगाया गया लाल निशान हाई कोर्ट में लगी उस रीट की वजह से लगाया गया, जिसमें कहा गया कि नाला 35 फीट का था, वो अब 8 फीट रह गया है। 2017 में लगाए गए लाल निशान समय के साथ धुंधले पड़ गए, लेकिन ऊंची रसूख रखने वाले बिल्डिंग के मालिक जयंती अग्रवाल की इस अशोका हाइट्स बिल्डिंग्स तक सिंचाई विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे। अब एक बार फिर इमारत पर नोटिस लगाया गया है, जिसमें बिल्डर जयंती अग्रवाल से खुद पक्का निर्माण हटाने को कहा गया है। अब इस मामले को लेकर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता बच्चन सिंह का क्या कहना है, सुनिए। जो अतिक्रमण का जो मामला है, मैंने ये बताया कि ये पिछले लगभग 30 वर्षों से है और अब चूंकि ये प्रक्रिया चल रही है अतिक्रमण हटाने की, उसी के तहत जो है ये कार्रवाई की जा रही है। सर ये बिल्डिंग तो 2011 से बनकर के निर्माण शुरू हुआ, 2013 तक 2 वर्ष तक लगातार इसका निर्माण कार्य शुरू होता रहा। कहाँ थी सिंचाई विभाग उस समय? सिंचाई विभाग कहाँ था, ये तो सिंचाई विभाग तो यही था, लेकिन जो लोग हैं इसमें शामिल या जिनके उसमें, देखिए अतिक्रमण ये अफसर नहीं है, मैं बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत पुराना अतिक्रमण है।
सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता बच्चन सिंह ने ये भी माना कि वास्तव में इस अवैध निर्माण में सिंचाई विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता रही होगी, इसी वजह से ये निर्माण हुआ। वहीं इस पर बिल्डर जयंती प्रसाद अग्रवाल ने क्या कुछ कहना है, सुनिए। अशोका हाइट जो बनी है वो 2010 में जमीन परचेज की गई थी। 2010 में जब जमीन परचेज की गई थी तो इस जमीन पे ऑलरेडी एक फैक्ट्री बनी हुई थी, जो फैक्ट्री 45 साल पुरानी थी। उस रजिस्ट्री में हमारी मेंशन थी कि पुरानी फैक्ट्री है। उसमें जो कमरे वमरे बने हुए थे उस सारे कमरे उसमें लिखे हुए हैं। उसी बाउंड्री वाल पे सब अंदर का कंस्ट्रक्शन हटा के उसी बाउंड्री वाल पे सारा कार्य किया गया। विकास प्राधिकरण तो इसमें कहीं आता ही नहीं है। राजस्व विभाग बराबर कह रहा है कि भाई नाप लो चलो, सिंचाई विभाग कह रहा है कौन नहीं जाता, ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी कह रहा हूं नाप लो। अब सवाल ये उठता है कि रसूखदार बिल्डर ने जिस तरीके से विभागीय अधिकारियों की साठगांठ और भ्रष्टाचार के बल पर अवैध बिल्डिंग का निर्माण कर लोगों को बेच दिए, बिल्डर के साथ साथ अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी या फिर अशोका हाइट बहुमंजिला इमारत का ये चैप्टर इसी तरह चलता रहेगा। इसी के साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कार्रवाई होती है तो बिल्डिंग में रह रहे लोगों के लिए घर की व्यवस्था की जाएगी या फिर करे कोई और भरे कोई वाला हाल हो जाएगा। न्यूज वॉच इंडिया के लिए मथुरा से अमित भार्गव की रिपोर्ट। और मेरे साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।